किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था बेहतर होना उस राष्ट्र के लिए एक तरीके से पॉजिटिव सूचक के तौर पर माना जाता है। भारत की अर्थव्यवस्था भी दिन पर दिन बेहतर हो रही है कोरोना काल के बाद की अगर हम बात करें तो। खास करके अगर देखा जाए आज इस वर्ष आपने सुना होगा 2022 के अंदर में खास करके कि भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई। हमारी इकोनॉमिक 5th सबसे बड़ी इकोनॉमिक वर्ल्ड के अंदर में है। लेकिन आज इस एडिटोरियल में हम ये समझेंगे कि इस इतनी बड़ी 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के साथ साथ भारत के अंदर में जो चीजें हैं क्या चल रहा है उसके संदर्भ के बारे में जानेंगे। फिस्कल डेफिसिट के बारे में हम समझेंगे, हमारा जो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू है उसके बारे में हम समझेंगे। हम ये भी समझेंगे कि 2023-24 में जो बजट तैयार किए जा रहे हैं उस बजट में सरकार का क्या व्यू होना चाहिए। बहुत सारे विद्वान जो हैं अपनी आर्टिकल्स के माध्यम से सरकार को सजेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। IMF की रिपोर्ट, चाहे आप कहते हैं OECD की बात करें, सभी लोग इनडायरेक्टली, क्योंकि बजट सेशन आने वाला है तो हमें समझना होगा इस आर्टिकल के माध्यम से कि 2022-23 में हमारा क्या थी, अर्थव्यवस्था कैसी थी, और आने वाले कल जो 2023 और 24 की अगर बात करें, फाइनेंशियल ईयर की बात करें, वित्तीय वर्ष की बात करें, उसमें अर्थव्यवस्था हमारी कैसी होगी। इस आर्टिकल को लिखने वाले एक महान व्यक्ति हैं, आपने सबने इनका नाम सुना होगा, खास करके सी रंगराजन। सी रंगराजन जो है भूतपूर्व रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके हैं। अगर वही सी रंगराजन जो है चेयरमैन भी, फॉर्मर चेयरमैन हुआ करते थे प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी में या काउंसिल्स, और आपके फॉर्मर गवर्नर के तौर पर। साथ साथ इस आर्टिकल्स को लिखने में डॉक्टर श्रीवास्तव ने भी इन्होंने लिखा है। इन दोनों ने मिलकर अपनी पॉइंट ऑफ व्यू इसमें दिया है। तो एक एक करके डिटेल से समझेंगे। बैलेंस फिस्कल कंसोलिडेशंस विथ ग्रोथ, इस आर्टिकल में यह कहा गया, इसकी जो टॉपिक है जिसका नाम है बैलेंस फिस्कल कंसोलिडेशंस विथ ग्रोथ, मतलब वृद्धि के साथ राजकोषीय समेकन को संतुलित करना। आप सभी कहते हैं भारत के अंदर में, थोड़ा सा आप ध्यान से अगर चीजों को समझेंगे तो आपको इसके अंदर की कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे। क्योंकि आप सबको पता होगा कि बजट आने वाला है। बजट के अंदर में आय और व्यय, इनकम और एक्सपेंडिचर, आने वाली जो फाइनेंशियल ईयर का लेखा जोखा विवरण होता है। तो बजट को तैयार करने के लिए पहले से निर्धारित किया जाता है कि इस वर्ष कितना हम आय करने वाले हैं, इनकम कितना करने वाले हैं, और इस वर्ष किस किस क्षेत्र में हम खर्चा भी करने वाले हैं। तो इन दोनों को एक तरीके से संतुलित करने की बात कही जा रही है। तो यहां पर बैलेंस फिस्कल कंसोलिडेशंस विद द ग्रोथ, मतलब बजट को हम इस तरीके से संतुलित रखा जाए कि ग्रोथ के साथ साथ बाकी और भी राजकोषीय चीजें संतुलित रहें। तो चर्चा करेंगे। तो राइटर साहब जो हैं, जितने भी जिन्होंने आर्टिकल्स को लिखा है, बड़ा सोच समझकर पॉइंट्स है, तो ध्यान से समझने की जरूरत है प्रॉपर तरीके से। सबसे पहले इन्होंने कहा है कि कोविड-19 से भारत भी अछूता नहीं रहा। कोविड-19 केस धीरे धीरे डाउन होता गया। 2022-23 में अगर देखा जाए तो एक्सपेक्टेड जो था उससे नॉर्मल ईयर रहा, अर्थात कि वर्ष जो है समानतः रहे, मतलब कुछ ज्यादा उतना खास अर्थव्यवस्था में वृद्धि देखने को नहीं मिला। क्योंकि भाई कोविड-19 की स्थिति हमारे भारत देश पर भी थी, पूरे विश्व के साथ साथ। हाउएवर दिस होप वाज आपको सैटर्ड बाय द रशियंस इन्वेजन टू यूक्रेन, और ये भी देखा कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रही थी, है ना, उसके कारण से जो सप्लाई जो थे, खास करके अगर हम बात करें तो सप्लाई वाज अ critical imports was disrupted, and as a consequences the price of such imports increased sharply, है ना। many economic, हमारी भारत की अर्थव्यवस्था की बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट रशिया और यूक्रेन के युद्ध के कारण जो भारत में इंपोर्ट किए जाते हैं, भारत में जो आयात किया जाता है, उस आयात के कारण से काफी प्रभावित रहा। और उस प्रभाव से भारत के जो गुड्स और सर्विसेज थे, खास करके जो आयात वाले गुड्स सर्विसेज की बात कर रहा हूं, उसके मूल्य में काफी तेजी से वृद्धि हुई। परिणाम यह हुआ कि ग्रोथ स्लो डाउन हो जाता है। हमारी जो ग्रोथ है ना, वो क्या हुआ, स्लो डाउन हुआ, नीचे चला गया। सो इंडिया वॉज ऑल्सो बी अफेक्टेड टू, इंडिया प्रभावित रहा।
कोरोना कोविड 19 के प्रभाव से, इंडिया प्रभावित रहा आपके रशिया और यूक्रेन के युद्ध से, जिसके कारण से हमारी अर्थव्यवस्था पर भी इसका प्रभाव पड़ा। ये आर्टिकल में चीजों को कही जा रही है। अब यहां पर कहा जाता है कि व्हाइल इंडियाज परफॉर्मेंस वाज रिलेटिवली बेटर देन टू मेनी कंट्री। अगर भारत की अर्थव्यवस्था का अगर तुलना बाकी अन्य देशों के साथ किया जाए, खास करके विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ किया जाए, तो कहा जाता है कि इस साल 2022 और 23 की जो भारत की अर्थव्यवस्था रही, विश्व के तुलना में एक तरीके से बेटर हुआ, एक तरीके से कह सकते हैं कि बेहतर रही। इसके पीछे कई कारण हैं, क्योंकि आपने यहां पर देखा होगा कि भारत जिस प्रकार से भारत की अर्थव्यवस्था बहुत नीचे गिरी थी, उसी प्रकार से भारत की अर्थव्यवस्था उतना ही तेजी से ऊपर उठी, अर्थात वी शेप के तौर पर हमारी जीडीपी रहा, मतलब गिरा और उतना ही तेजी से ऊपर उठा। मतलब कह सकते हैं कि विश्व के देशों की तुलना में भारत की अर्थव्यवस्था बेहतर रही। ये हमारे सी रंगराजन साहब कह रहे हैं। लेकिन अब ये बात कहते हैं कि करेंटली प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट इंडिया जीडीपी एट एंड ऑफ present fiscal year will only be 8.57% higher than level of 2019-20। 2019 और 20 की तुलना की बात करें तो उसके कंपेयर में लास्ट तक हमारा ग्रोथ रेट इतना था, 8.57 के आसपास था। मतलब आने वाले 3 वर्षों के 2.86 आप एवरेज मान सकते। तो ये तो पीछे का डेटा दिया जा रहा है 2022 और 23 का। अब यहां पर कहता है कि भारत को इस बात की जरूरत है कि आने वाले वर्ष में 2023 और 24 में भारत की जो आर्थिक वृद्धि को बेहतर करना होगा। और आर्थिक वृद्धि को बेहतर करने के लिए भारत की जो 2023 और 24 की जो शुरुआत है उसमें, तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम आज बात करेंगे कि व्हाट शुड बी फोकस ऑफ द अपकमिंग बजट। अब ये आर्टिकल लिखने का मकसद यही है कि भारत आने वाले 2023 और 24 की जो शुरुआत भारत को बेहतर करना होगा, तो बेहतर ऐसे तो नहीं होगा, क्योंकि बजट के माध्यम से ही भारत की अर्थव्यवस्था को बेहतर किया जा सकता है। तो इसमें राइटर कहते हैं कि व्हाट शुड फोकस ऑन द अपकमिंग। सो आने वाले बजट में हमें क्या फोकस करना चाहिए और किस प्रकार से अर्थव्यवस्था को संतुलित किया जाए, इसके बारे में हमें सोचने की आवश्यकता है और उसी के अनुरूप बजट बनाने की आवश्यकता है। यह बात यहां पर सी रंगराजन साहब और उनके सहयोगी जो है इस पर जोर देते हुए ये कह रहे हैं। अब सवाल यह है कि थोड़ा सा तो इनके लिए इनको क्या करना होगा, थोड़ा सा सेल्फ एनालिसिस करना होगा, भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ के परफॉर्मेंस को देखना होगा। सबसे पहले 2022 और 23 के परफॉर्मेंस की बात करते हैं, रियल ग्रॉस वैल्यू एडेड की बात करते हैं। रियल ग्रॉस वैल्यू एडेड, आप लोगों ने जीडीपी के बारे में पढ़ा होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और आपने पढ़ा होगा ग्रॉस वैल्यू एडेड। एक्चुअली जो ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है वो प्रोडक्शन साइड में मेजर किया जाता है और जीडीपी जो है कंज्यूमर साइड मेजर किया जाता है। तो जो रियल ग्रॉस वैल्यू एडेड जो था, मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड का मतलब होता है कि हमारे राष्ट्र के अंदर में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, सीधा सा मतलब अगर आप समझे तो कि भाई कितना प्रोडक्शन। तो अगर हम रियल ग्रॉस वैल्यू एडेड की बात करें तो अंदाजा लगाया जा रहा था कि भाई 6.7% का ग्रोथ रहेगा, वृद्धि रहेगी जीवीए के बेस के आधार पर। लेकिन अगर इसी बात को सेक्टोरल डिकम्पोजिशंस के तौर पर कहा जा रहा, सेक्टर के बारे में आप सभी जानते होंगे, आपने इकोनॉमिक सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर हुआ, सेकेंडरी सेक्टर हुआ, टर्सरी सेक्टर हुआ, क्वाड्रेटनरी सेक्टर हुआ, अन्य बहुत सारे सेक्टर हैं। प्राथमिक सेक्टर में कृषि, खनन, ये सभी रॉ मटेरियल्स वाले चीजें आ जाते हैं। तो यहीं पर कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे अगर सेक्टोरल्स डिकम्पोजिशंस इस बात को इंडिकेट करता है कि हमारा जो अगर कोविड-19 2019 और 20 के कंपेयर में, क्योंकि हम यहां पर तुलना 2019 और 20 से पहले की नहीं कर रहे, क्योंकि 2019 के बाद से ही भारत देश के अंदर में और विश्व के अंदर में कोविड का प्रभाव रहा और उस प्रभाव के कारण ज्यादातर अर्थव्यवस्थाएं टूट गई। तो अगर हम तुलना करें कोविड-19 ईयर 2019 और 20 के कॉरस्पॉन्डिंग मैग्नीट्यूड की बात करें तो कहीं ना कहीं जीवीए जो है, ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है, प्रोडक्शन साइड जो है, उत्पादन की अगर हम बात करें तो वो बेहतर रहा है 2022-23 में। ये ग्रोथ परफॉर्मेंस है उत्पादन के बेस के आधार पर।
जीडीपी उपभोक्ता के बेस के आधार पर होता है। अगर आपसे प्रश्न कोई पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीडीपी और जीवीए, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है प्रोडक्शन साइड पे मेजरमेंट किया जाता है और जीडीपी जो है आपको कंज्यूमर साइड में मेजरमेंट किया जाता है। चलिए इस पर अलग से लंबी चीजें चली जाएगी। दूसरे शब्दों में कहें, अब यहां पर बात तो हुई कि भाई परफॉर्मेंस हमारा बेहतर रहा है 19-20 के कंपेयर में, लेकिन अब दूसरे शब्दों में कहा जाए तो 2023 और 24, क्योंकि बजट 2023 और 24 का बनना है, तो बजट में यह कहा गया कि बजट वुड बी आपको पर्टेन टू द फर्स्ट नॉर्मलाइज्ड इकोनॉमी आफ्टर द पैंडेमिक शॉक। पैंडेमिक शॉक के बाद जो है एक पहली जो नॉर्मलाइजेशन जो इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था रही है, उसमें हम चाहेंगे कि आने वाले अगर 23 और 24 की जो नॉमिनल जीडीपी की बात की जा रही है, जो नाम मात्र की जीडीपी की बात की जा रही है, नॉमिनल जीडीपी होता है और रियल जीडीपी, तो रियल जीडीपी जो होता है उसमें हम इन्फ्लेशन को ऐड कर देते हैं, तो क्या बनता है नॉमिनल जीडीपी। तो यहां पर एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है, एक तरीके से कहा जा रहा है कि बजट में इस बात की अपेक्षा रहेगी, उपेक्षा नहीं, अपेक्षा रहेगी कि 2023-24 में हमारे देश के अंदर में नॉमिनल जीडीपी 300 लाख करोड़ तक जाएगा, 300 लाख करोड़ तक का ऐसा एक्सपेक्टेशंस होगा 23-24 में, है ना। और इसी बेस के आधार पर नॉमिनल ग्रोथ भी होगा, क्योंकि अगर नॉमिनल जीडीपी की कल्पना आप कर रहे हैं कि 300 लाख करोड़ होगा, तो भाई उसी नॉमिनल ग्रोथ भी तो उसी के आपके संदर्भ में जाएंगे, उसी के ही प्रोपोर्शंस में आपको करना होगा। तो नॉमिनल ग्रोथ का जो एक्सपेक्टेशन माना जा रहा है कि 11 से लेकर 11.5% तक होना चाहिए, है ना, ये बात जो कि रियल ग्रोथ है। अब कहा जाता है कि नॉमिनल की तो बात आप कर दिए, रियल में हम बात करते हैं, मतलब रियल में अगर देखा जाए तो ग्रोथ रेट होना चाहिए 6 से लेकर 6.5% तक, है ना। अगर उसमें डिफ्लेटर और इन्फ्लेशन रेंज को 4.5%, डिफ्लेटर होता है जीडीपी, जो डिफ्लेटर होता है ना, नॉमिनल अपॉन रियल माना जाता है आपका, तो इसमें कहा जा रहा है कि भाई 4.5 से लेकर 5% तक, मतलब कह सकते हैं कि 2022-23 में अगर ग्रोथ की बात करें तो 2022-23 में मात्र 5.5% ग्रोथ रेट था, रियल ग्रोथ रेट था, लेकिन यहां पर एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है कि 6 से लेके 6.5% तक होना चाहिए, तभी हम 300 लाख करोड़ का एक्सपेक्टेशन को हम पूरा कर पाएंगे। अब यह बात तो हो गया कि भाई ऐसा आप इनकम साइड से बनाओगे, तो भाई जीडीपी 300 लाख करोड़ तक का एक्सपेक्टेशन आप कर रहे हैं, वो भी कोविड-19 के बाद इतना ऑलरेडी शॉक लगा है। 2020-21 की अगर हम बात करें तो कहा कि इसमें तो आपको थोड़ा डेफिसिट भी तो कम करना पड़ेगा, जो राजकोषीय घाटे होते हैं, फिस्कल जो डेफिसिट होता है उसको भी तो कम करने की जरूरत है ना, तो डेफिसिट कैसे कम कीजिएगा। तो जैसे उन्होंने उदाहरण के साथ कहा, देखिए फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा का मतलब होता है कि आपने क्या किया, आय कम किया और खर्चा ज्यादा किया, मतलब आमदनी 98 और खर्चा रुपया, तो क्या होगा, घाटे में जाएगी। तो ओवरऑल फिजिकल डेफिसिट का मतलब होता है राजकोषीय घाटा। तो उन्होंने कहा कि सेंट्रल फिजिकल डेफिसिट की बात कर रही है, कोविड-19 शॉक के कारण 2020-21 में 9.2% हुआ करता था। भारत के अंदर में जितनी जीडीपी है उस जीडीपी का 9.2% फिजिकल डेफिसिट था। मान लिया 100 रुपया जीडीपी है, तो 100 रुपया जीडीपी तो 9 रुपीज जो है, 9.2 रुपीज जो है, इसका डेफिसिट मतलब घाटे में चला गया। 100 रुपया का इनकम था और घाटा कितना हो गया भाई, 9.2, अर्थात 109 रुपया खर्चा किया हम लोगों ने, तभी तो डेफिसिट 9.2 का रहा। तो वैसी जो सेंट्रल फिस्कल डेफिसिट उस जीडीपी के तुलना में देखा जाए तो 9.2% था। दिस वॉज मोर देन 3 टाइम्स। मोर देन 3 टाइम्स क्यों कहा जाता है, काल विजय केलकर साहब की कमेटी बनाई गई थी, उससे पहले भी अगर हम बात करें भारत देश के अंदर में फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट लाया गया था, एफआरबीएम एक्ट लाया गया था, 2003 में शायद लागू हुआ था। तो एफआरबीएम एक्ट में यह कहा गया, एफआरबीएम एक्ट का मेन ही मकसद यही था कि भाई फिस्कल डेफिसिट को कम करो, मतलब राजकोषीय घाटा को कम करो, चाहे आप इनकम बढ़ा के काम करो या खर्चा को कम करके करो, आपको करना है। तो उसमें कहा गया कि 3% होना चाहिए साहब, जीडीपी का 3% ही राजकोषीय घाटा होना चाहिए। तो लेकिन आप देखिए कि यहां पर 20 और 21 के कंपेयर में 9.2% था, मतलब जो एफआरबीएम एक्ट बनाए गए हैं उसके 3 गुना ज्यादा था उस चीजों में। तो उसने कहा कि आने वाले जो फिस्कल डेफिसिट कुड भी रिड्यूस होना चाहिए, 6.7% और 6.4% रिस्पेक्टिवली रहा, कम हुआ आपके,
लगातार 2 साल, मतलब आप कह सकते हैं कि 21, 22, 23 में इस तरीके से। लेकिन अब कह रहे हैं कि 23-24 में आप क्या कीजिए कि जब आप बजट बनाइए तो इस बात का टारगेट कीजिए कि आप फिस्कल डेफिसिट जो है वो 3% पर आ जाए। तो इसके लिए आपको 3.4% जीडीपी का 3.4% तक एडजस्ट किया जा सकता है। 23-24 तक कह रहे हैं कि भाई एटलीस्ट 0.7% पॉइंट में भी टारगेट करते जाओ उसको कम करने के लिए, तो काफी कम हो जाएगा। तो यह बात इसमें कही जा रही है कि तभी आप 300 लाख करोड़ के टारगेट को पूरा कर पाएंगे, है ना, तभी भारत का ग्रोथ जो है बेहतर हो पाएगा। अदरवाइज अंदाजा लगाने से कुछ नहीं होता है। अब इसमें यह कहा गया कि ठीक है, इंडिया की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को समझेंगे ग्लोबल इकोनॉमिक के माध्यम से, कि वो कहा जा रहा है कि आने वाले जो वर्ष में ना 23-24 में ग्लोबल रिसेशन की बात कही जा रही है। लेकिन कहता है कि इंडिया की ग्रोथ को भिन्न भिन्न प्रकार की जो संस्थाएं जो है अंदाजा लगा रही कि भारत की अर्थव्यवस्था बेहतर रहेगी, विश्व में ऐसा असर तो होगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो है ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन होने वाला है। हालांकि ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन होने वाला तो भारत पर भी असर पड़ेगा। तो यहां पर ऑर्गेनाइजेशंस फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट जो कहते हैं OECD जो है नाम की संस्था है, उन्होंने कहा कि भारत जो है ना 2023 में, है ना, 2023 में 2.2% का ग्रोथ रेट रहा, लेकिन 23 और 24 में ना 5.7% का ग्रोथ रेट के साथ उसकी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। वहीं पर IMF कहता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक जो निधि, वो कहता है कि भारत का ग्रोथ 6.1% रहेगा। तो ऐसा ये लोग अंदाजा लगा रहे हैं। तो 23-24 में भारत की जो ग्रोथ रेंज कहा जा रहा है 6 से लेकर 6.5% के बारे में कहा जा रहा है, ऐसी अंदाजा लगाया जा रहा है। देखते हैं भारत इस पर असर होता है। तो अब ऐसा अब कहा जा रहा है कि भाई इन्वेस्टमेंट पर भी बैलेंस पर ध्यान देना होगा। तो इसके लिए आपको गवर्नमेंट को फिस्कल डेफिसिट प्राइमरी उसको कम करने की जरूरत है आपको, है ना, वो कम करेगा आप। दूसरी बात की फाइनेंशियल सेविंग पर भी ध्यान देना होगा कि नेट इनफ्लो फॉरेन कैपिटल अधिक से अधिक FDI भारत के अंदर में आए, FPI भारत के अंदर में आए, है ना। साथ साथ फाइनेंशियल सेविंग पर भी ध्यान देना होगा हाउस होल्ड सेक्टर के अंदर का, कि जीडीपी के 7.9% जो जीडीपी का 2017-18 में हुआ करता था, 19-20 में उसी प्रकार से 11.6%। तो इन सभी चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, और तभी इसी के आधार पर भारत के अंदर में चीजें बदल सकती है। उसी के साथ कहता है कि इफ वी टारगेट टू रिड्यूस 0.7% पॉइंट फिस्कल डेफिसिट, 23-24 में अगर हम टारगेट रखते हैं पॉइंट बेसिस पर कि 0.7% के आधार पर ऐसे ऐसे करके कम करेंगे, तो शायद इस पॉइंट को पूरा कर पाएगा, है ना। तो डेफिसिट कम होगा। दूसरी बात, इसके लिए इनकम बढ़ाना होगा। GTR जो है, GTR होता है ना, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू होता है, तो GTR को वृद्धि करने की आवश्यकता है। बोयेंसी, टैक्स बोयेंसी रेट को वृद्धि करने की आवश्यकता है। और ये सब जब होंगे, है ना, तो डेफिनेटली भारत जो है उस अर्थव्यवस्था को पार कर जाएगा जो एक्सपेक्टेशंस किए जा रहे हैं। तो यहां पर यही सेंट्रल ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू की बात किया जा रहा है कि 23 और 24 में, 22 और 23 के में थोड़ा कम था, लेकिन 23-24 में थोड़ा बढ़ाने की बात की जा रही है। ऐसा माना जाता है कि नॉमिनल ग्रोथ अबाउट जो 11.5% है, बोयेंसी जो है 1 रहेगा 23-24 के अंदर में। बोयेंसी का मतलब होता है ना कि आप जो जीडीपी के कंपेयर में आप टैक्स रेट को भी नहीं बढ़ा रहे हो और ऑटोमेटिक आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है ना। तो ये इस संदर्भ में बात किया जाता है। तो कहने का मतलब है कि संस्थाएं अंदाजा लगा रही है, और फाइनली जो है, और अगर बजट बन जाता है तो कोई दो राय नहीं है कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है और भी बेहतर और सुदृढ़ हो जाएगी, है ना, हेल्दी हो जाएगी। और हम जो IMF और OECD जो अंदाजा लगा रही है उसके एक्सपेक्टेशंस पर हम आपको खरे उतरेंगे। तो ये इस इकोनॉमिक में बहुत सारे टर्म थे जिसके बारे में हमने चर्चा की। आशा करते हैं ये बातें आपको समझ में आई होगी। बाकी आप और भी ऐसे न्यूज़ आते रहेंगे जिस पर हम आगे भी इकोनॉमिक से संबंधित चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। सो मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।